हालचाल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सिटी को दिखाने से, जिसमें एक तरफ अमीर लोग रहते थे और एक शहर के छोटे से हिस्से में गरीब किसान या उन बैंकरप्ट लोग या फिर जिनके बच्चे ने उनको घर से निकाल दिया, वो गरीब बस्ती में रहते थे। उसी बस्ती में हमारा मेन कैरेक्टर भी रहता था, लेकिन हर किसी एमसी की तरह हमारे एमसी के पास खानदान में कोई नहीं था, ना आगे कोई ना पीछे कोई। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने घर के यार्ड में लेट जाता है और आसमान की तरफ देख के सोचता है, क्यों मैं इस दुनिया में पैदा हुआ। मैं इस दुनिया के लिए एक बोझ हूँ। ना माँ है, ना बाप, ना कोई बहन। हर कोई एक कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। हमारा एमसी ये सोच ही रहा होता है कि उतने में उसके घर के बाहर से कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर इस कदर अपने ख्यालों में उलझा होता है कि उसे किसी चीज़ की होशो या खबर नहीं होती। फिर जब ज़ोर से आवाज़ आती है, क्या घर पे कोई है, तब मेन कैरेक्टर को होश आता है कि घर के बाहर कोई आया है। तब मेन कैरेक्टर उठता है और दरवाज़े खोलने के लिए चलता है। तो मेन कैरेक्टर देखता है कि एक 35 साल का उधेड़ उम्र का आदमी अच्छा खूबसूरत सूट वूट पहने हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा है। फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पहले उधेड़ उम्र का आदमी मुझे देख के खुश हो गया। फिर उसने मुझे और मेरे घर को गौर से देखा, तो फिर अचानक से उदास चेहरे से नीचे देखने लगा। मैं सोचता हूँ, अये ये क्या बात है। फिर सीन चेंज होता है। हमें उस उधेड़ उम्र के व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम वेगन है और हमारा मेन कैरेक्टर की तलाश में पिछले कई वर्षों से उसे ढूंढ रहा था। एक दिन उधेड़ व्यक्ति को सूचना मिलती है कि जिस लड़के की वेगन को तलाश है वो 6 महीने पहले स्लम्स में देखा गया था। तो वेगन उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर के दरवाजे तक आ पहुंचता है, पर वेगन की हिम्मत नहीं होती दरवाज़ा खोलने की। पर वो हिम्मत करके कई बार दरवाजे पे दस्तक देता है, पर कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आता। तो फिर वेगन डिसाइड करता है कि ज़ोर से आवाज़ देने के लिए। फिर वेगन आवाज़ लगाता है, क्या घर पे कोई है। और मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोलता है। वेगन कहता है, जब मैंने मेन कैरेक्टर को ज़िंदा सही सलामत देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, पर जब मैंने मेन कैरेक्टर को गौर से देखा और उसके घर को देखा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस बच्चे से नज़र मिला सकूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या है, जल्दी बको। उसकी आवाज़ सुन वेगन को होश आता है और फिर वो उसको देख के पूछता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। वेगन अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बेसब्री से इंतज़ार करता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जवाब का, पर एमसी कहीं देर तक कुछ नहीं बोलता। तो वेगन धीरे धीरे निराश होने लगता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, मेरा नाम वीकॉन है। जैसे ही वीकॉन शब्द वेगन के कानों में पड़ता है, वेगन जमा हुआ रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार
मैं लेमन ख़ानदान के आखिरी वारिस से मिल ही गया। फिर सीन शिफ्ट होता है वीकॉन की तरफ। जब वो देखता है कि दरवाजे पे अनजान शख्स सबसे पहले नाम पूछ रहा है, तो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि वीकॉन सोचता है कि ये आदमी कौन है, यहाँ क्यों है, क्या इसके पास मेरे रिलेटेड कुछ है। ये सोच के मेन कैरेक्टर उसको अपना नाम बताता है, वीकॉन। थोड़ी देर शांति रहने के बाद वेगन कहता है एमसी से, वीकॉन मुझे मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही ये शब्द हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि वीकॉन सुनता है, न जाने क्यों पर वीकॉन को गुस्सा आ जाता है, जैसे उसको सब समझ आ गया हो। फिर वीकॉन एक डेड फेस के साथ कहता है, माफ़ करना, मैं अनाथ हूँ। और दरवाज़ा बंद करने वाला होता ही है कि उतने में वेगन कहता है, रुक जाओ रुक जाओ वीकॉन, प्लीज़ रुक जाओ और मेरी बात को सुनो। ये सुन के मेन कैरेक्टर को और गलत फहमी हो जाती है कि मेरा बाप ने मुझे पहले अनाथ छोड़ दिया और अब कुछ काम आया तो ये देखने आ गया कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। पर जैसे ही वीकॉन दरवाज़ा बंद करने वाला ही होता है, तब वेगन कहता है, मेरे पास कुछ है तुम्हारे पेरेंट्स से रिलेटेड जो मुझे पहुंचाने कहा गया था। तो मेन कैरेक्टर रुक जाता है और फिर उसे जब समझ आता है कि सामने खड़ा आदमी मेरा बाप नहीं, तो फिर एकदम चौंक के वीकॉन पूछता है, क्या? तब वेगन कहता है, क्या मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगे? तब वीकॉन साइड हटता है, अंदर ले जाने के लिए रास्ता छोड़ देता है। फिर वेगन पहले तो नॉर्मली सब देखता है, फिर चौंक के वीकॉन के घर को देखने लगता है और सोचता है, अंजी लेमन, क्या यही थी तेरे बच्चे के लिए भलाई जो तूने सेट की थी? उतने में वेगन देखता है कि वीकॉन पहले अपने घर के यार्ड में जाता है और फिर उसके यार्ड की टूटी हुई दीवार से होते हुए पड़ोस के कुएं से पानी निकालता है और भाग के वापस आता है और कहता है वेगन से, ये लो, पी लो, साफ सुथरा कुएं का मीठा पानी। माफ़ करना, कुछ खिला नहीं सकता, मैंने खुद 5 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये सुन के वेगन, जो अब तक अपने आप को रोके पड़ा था, फट पड़ता है और अपने बैग से वीकन के माता पिता का दिया हुआ पत्र और दादी माँ का जेट पेंडेंट दे के कहता है, अब मैं और नहीं, अब मुझको जाना होगा। वीकॉन के सामने से वेगन रोते हुए भाग जाता है और वीकॉन बेचारा समझता है कि शायद मैं गरीब हूँ, इसीलिए कोई मेरे साथ रुकना नहीं चाहता। ये सोच के वीकॉन और ज़्यादा उदास हो जाता है। वीकॉन इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वीकॉन वेगन को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। बस वीकॉन उसको जाते हुए देखते रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है वेगन की तरफ। वेगन जब देखता है कि इतने सालों में बेचारे बच्चे ने क्या क्या नहीं झेला होगा, कितनी रातें भूखे पेट गुजारी होंगी, बेचारा बच्चा पानी जैसे चीज़ के लिए भी चोरी करनी पड़ रही है। यही तमन्ना थी तेरी अजीत लेमन? एक बच्चे की क्या हालत हो गई है तेरी वजह से। अगर उस दिन मैंने तुझसे वादा नहीं किया होता तो कसम से मैं कहता हूँ, कम से कम उस बच्चे को मैं 3 टाइम का खाना तो खिला सकता था, अपने साथ ले जा सकता था, उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकता था।
पर तुझसे बड़ा दुष्ट बाप आज तक ना हुआ है, ना ही होगा। सिर्फ कुछ जेड और लेटर छोड़ दिया पीछे, उसके अलावा कुछ नहीं। मरने के बाद क्या मुंह दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा तू उस मालिक को जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया? क्या जवाब देगा तू उस मालिक को जो कि हर चीज़ में इंसाफ करता है? उस बच्चे का दर्द देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा था। अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो मैं तेरे वादे को तोड़ देता था। आह भाई आह, यही देखना रह गया था। फिर वेगन कहता है, आसमान की तरफ देख के, क्या होता अगर तू खुद आज अपने बेटे की हालत देख पाता? क्या तब भी तुझे इतनी हिम्मत होती कि तू ये कह सके कि मैंने जो किया अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके और उसकी ज़िंदगी के लिए किया? सीन शिफ्ट होता है वीकॉन की तरफ। वीकॉन पहले से अपनी ज़िंदगी के बारे में बुरा समझता था। वीकॉन पहले से अपनी ज़िंदगी को बोझ समझता था, लेकिन वेगन के भाग जाने की वजह से वो और टूट जाता है। वीकॉन फिर से अपने यार्ड में लेट जाता है। आसमान की तरफ देखते हुए वीकॉन सोचता है, आखिर उस आदमी ने मुझसे माफ़ी क्यों मांगी? वो क्यों भाग गया? मैं गंदा दिखता हूँ इसीलिए? क्या कोई मेरे साथ नहीं रहता? क्यों सब मुझे छोड़ जाते हैं? मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि अब गुस्सा करने की भी हिम्मत नहीं है। 5 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, भूख से बुरा हाल है। मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूँ इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की हवा से? ये सोच के वो और ज़ोर से रोने लगता है, और ज़्यादा रोने लगता है। वीकन सोचता है, रो ले वीकॉन, रो ले। वैसे भी चुप कराने वाला कोई नहीं है तेरे पास, ना आस पास, ना इधर ना उधर। कोई कुछ नहीं बोलेगा। रो ले, रो ले। वीकॉन बुरी तरह टूट जाता है। आंखों से आंसू की धारा बह रही होती है। फिर उसे अचानक याद आता है जेड पेंडेंट और लिफाफे के बारे में। फिर वो उठता है और लेटर और जेड के साथ में पकड़ के सोचता है, अब यही है जो है, चाहे अच्छा है, कम से कम ये तो पता चले कि क्यों मुझे सब ही छोड़ दिए। वीकॉन अपने आप को दिलासा देता है और फिर जैसे ही अपने लिफाफे और जेट को पकड़ता है, अचानक कहीं अलग अलग पैसे गिरने लगते हैं, जैसे कि पैसों की बारिश हो रही हो। वीकॉन सन्न खड़ा रह जाता है। आंसू भी बहे जा रहे हैं, लेकिन अब पहले जैसा गुस्सा या नाराज़गी नहीं है, पर फिर भी आंसू बहे जा रहे हैं। फिर वीकॉन हिलता है और पीछे हटता है, हाथ में पकड़े जेड को और लिफाफे को गिरा देता है और कहीं देर बाद पैसों को घूरने के बाद वो अपने घुटने पर बैठ जाता है और उदास चेहरे से सोचता है, अगर वो आदमी मेरी मदद करने आया था तो भाग क्यों गया? क्या उसे ऐसा लगा कि मैं उसके साथ आ जाऊंगा? या ये सोच के और उदास हो जाता है। फिर वो आसमान की तरफ देख के सोचता है, एक बार मैंने सरपंच जी को कहते सुना था कि ज़िंदगी बहुत कट्टर है, पर उससे ज़्यादा कट्टर लोग होते हैं।
इसीलिए के लिए लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इसलिए हमेशा ज़िंदगी जियो तो खुद के लिए जियो। आज उस बात का अर्थ समझ आया। फिर विकॉन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, ये सोच के हाँ, जब मेरी ज़रूरत किसी को नहीं तो आज से और अभी से मैं अपने लिए जीऊँगा, या किसी के कहने के बाद या किसी के लिए मैं अब नहीं जीऊँगा। ये कहने के बाद भले ही वो मुस्कुरा रहा हो, पर जाहिर है उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दुख, पीड़ा और मानसिक दबाव रहा होगा, वो कोई नहीं समझ सकता सिवाय सिवाय उसके। उसके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दर्शाता है कि वो कितनी तकलीफ़ में होगा। फिर वो पैसों को समेटने लगता है, फिर गिनते गिनते चौंक जाता है और कहता है पूरे 3100 रुपये। वो और जेड और लिफाफे के भी साथ उठता है, ये सोच के कि चलो अब वो रीज़न देखा जाए जिस जो कि मैं क्यों छोड़ा गया। पर फिर वो सोचता है जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्यों छोड़ा गया। काल्पनिक मेरे माँ बाप की वजह से मुझे 1 महीने खाने की दिक्कत नहीं होंगी, ये सोचता है। ये सोचते ही उसके आंसू बहना बंद हो जाते हैं और उसके चेहरे पे पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आती है और कुछ देर के लिए वो अपने दर्द को भूल जाता है और उन पैसों को बार बार निहार रहा होता है। एक वीकॉन फिर वीकॉन सोचता है उस आदमी जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, और मेरे काल्पनिक माँ और बाप का भी, जिनके लेटर और दादी के जेट पेंडेंट के बदौलत आज मुझे 1 महीने तक भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बचपन भी भीख मांग कर गुजारी है, खाने से ज़्यादा तो ज़िल्लत सही है, खाने से ज़्यादा मुझे मार पड़ी है। आज तक ज़िंदगी में कभी 1 महीने तक मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। कम से कम 1 महीने अच्छी सी ज़िंदगी में खाने तो नसीब होगा। फिर मेन कैरेक्टर अपने घर से वापस यार्ड में आता है और सोचता है चलो कुछ खाने चलते हैं। पर उतने में वीकॉन को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वीकॉन भौचक्का रह जाता है और सोचता है ये आवाज़ किस चीज़ की है। तब एक बार ज़ोर की आवाज़ आती है, डिंग, और ये आवाज़ आने के साथ उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। फिर उस स्क्रीन से आवाज़ आती है, सिस्टम होस्ट के साथ बाइंड हो गया है, होस्ट को चुन लिया गया है, पहचान लिया गया है। वीकॉन सोचता है क्या, रुको रुको, और क्या क्या बाइंडिंग, क्या क्या है ये सामने में, और ये हवा में नीला नीला क्या तैर रहा है। जहाँ देखता हूँ नज़रों के साथ पीछे पीछे आ जाता है। सिस्टम कहता है होस्ट ने पॉवर्टी यानी कि गरीबी का जो 99% लेवल कर लिया है, 100% से ये पहला रूल था सिस्टम को ट्रिगर करने का। वीकॉन को पहले तो समझ नहीं आ रहा होता, पर फिर वीकॉन को याद आता है कि एक बार हमारे गांव में सरपंच जी ने सिस्टम कहानी के बारे में बताया था, पर ये कहा था कि 100 साल पहले तक ही सिस्टम के बारे में सुनने मिलता था, पर उन्होंने ऐसे ही बता दिया था। पर सिस्टम जैसा कहानियों में था, पर कैसे और क्यों। अरे हाँ, याद आया,
सरपंच ने ये भी कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक परिवार था लेमन परिवार, कि जिसमें एक सिस्टम दूसरे होस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, पर उसकी कंडीशन ये थी कि ख़ानदान में किसी बेटे या बेटी को अगर 2 बच्चे होते तो उनमें किसी एक को ही मिलेगा। कहीं मैं भी कोई खोया हुआ या कहूँ छोड़ दिया हुआ लेमन तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे लेमन ख़ानदान को तबाह करके रख दूंगा। लेकिन 1 मिनट, सरपंच ने कहा था लेमन गायब हो गए। लेमन गायब हो गए और मेरे पास ये सिस्टम आया, मतलब मेरा बाप अब ज़िंदा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार है। दोस्तों, कैसे एक भिखारी अरबपति बनता है और कैसे बदला लेता है, विलन बन जाता है। दोस्तों, अगर आप सब लोगों ने वीडियो पे प्यार दिखाया तो मैं वादा करता हूँ मैं वीडियोस और ज़्यादा लाऊंगा और वीडियो का आगे वाला पार्ट भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। अगला पार्ट जल्द आएगा आपकी स्क्रीन पे। बाय बाय।